प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैटरडे के यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि हो सकता है कि मंडे को शायद इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। ठीक है, क्यों? रीज़न क्या था कि भाई ट्रंप ने बोला था कि यूरोपियन यूनियन पे मैं 50% का टैरिफ लगा दूंगा। उसके बाद एप्पल को भी उन्होंने धमकी दिया था कि भाई जो भी तुम्हें यूएस में बेचना है आईफोन्स, उसको तुम यूएस में ही बनाओ, बाहर से जो भी इंपोर्ट कर लाओगे उस पर 25% का टैरिफ लगा दूंगा। तो इसके कारण निगेटिविटी आया था। वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स डाउन थे, यूरोपियन मार्केट्स भी डाउन थे, यूएस के मार्केट्स भी डाउन थे। लेकिन हाँ, उसके बाद बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज़ आया, जिसके कारण आज आप देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। इनफैक्ट ज़्यादातर सेक्टर्स थीम आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से पॉजिटिव रीजंस हैं जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज अच्छा रहा है। साथ ही आपके कुछ क्वेरीज़ हैं। देखिए, ये जो भी प्रश्न है ना, वो आप कमेंट में जो भी क्वेरीज़ लिखते हैं ना, उससे ही मैं कुछ क्वेरीज़ को पिक करता हूँ। तो आपके भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं तो कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर मैं पिक कर पाता हूं तो सर्टली उसका मैं आंसर दूंगा। तो वीडियो के लास्ट में उसको मैं कवर करने जा रहा हूं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद मैं कुछ गुड न्यूज़ जो भी है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इंडियन मार्केट अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो कि ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम्स जो है ना, वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। परफॉर्मेंस ठीक है आज। और सेक्टर्स में अगेन डिफेंस, मतलब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है टेलविंड मिल रहा है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इंडिया पाकिस्तान का टेंशन हुआ है, तो लग रहा है कि गवर्नमेंट डिफेंस में थोड़ा और ज़्यादा खर्च करेगी। और प्लस इंडियन गवर्नमेंट ट्राई करेंगे मेक इन इंडिया ना, क्योंकि बाहर से हमेशा प्रॉब्लम होता है किसके साथ आपका लड़ाई चल रहा है ना, बाहर से जो सामान आ रहा है मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, हेडेक है। तो अच्छा यही है कि इंडिया में ही बनाया जाए। ठीक है, और ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी कम पड़ता है इंडिया में, इसलिए भी इंडिया में बनाने का मतलब बनता है। तो इसीलिए डिफेंस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लेकिन अगेन वैल्यूएशंस का ध्यान जरूर रखें अगर आप डिफेंस के स्टॉक्स के लिए जा रहे हैं तो। उसके बाद दूसरे सेक्टर्स, ऑटो का देखिए परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा, आईटी का ही परफॉर्मेंस अच्छा है, एफएमसीजी, और नीचे और भी कुछ सेक्टर्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। बाहर का देखेंगे तो यूएस तो ऑफ कोर्स कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था, ऑलरेडी मैंने बताया फ्राइडे को, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा कुछ बोला था। लेकिन हाँ, प्री मार्केट देखेंगे यूएस का तो देखिए प्री मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। ठीक है, उसी तरह से यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। यहाँ पे यूके का मार्केट का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जो ट्रंप ने कहा था यूरोपियन यूनियन के बारे में कहा था ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गिरा था। और आज देखिए पूरा रिकवरी आ गया है, क्योंकि यूके के साथ तो ऑलरेडी उनका डील हो चुका है। ठीक है, और एशियन मार्केट्स भी अगर देखें तो जापान का मार्केट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, जबकि हांगकांग का मार्केट आज बुरी तरह से गिरा हुआ है। नाउ अगर आप डॉलर इंडेक्स भी देखें, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे ना, ये देखिए 99 से भी नीचे आ गया है। ठीक है, और इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स जो है आप देखेंगे धीरे धीरे ये और वीक होगा, और सेकेंड हाफ में और भी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकता है। और उसके मुकाबले जो दूसरे करेंसीज़ हैं लाइक हमारा रुपी, तो उम्मीद है कि ये स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रांग होगा डॉलर के मुकाबले। ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जिसके कारण मार्केट का परफॉर्मेंस ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो न्यूज़ है जिसके कारण यूरोपियन मार्केट्स भी ऊपर है, प्लस यूएस का फ्यूचर्स भी ऊपर है, वो है कि भाई ट्रंप, उन्होंने बोला है कि जो 50% का टैरिफ यूरोपियन यूनियन पे मैं लगाने वाला था सो कॉल्ड, वो उसको फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ट्रंप आपको पता है ना, सैटरडे भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, जो मन में आता है बोल देते हैं। लेकिन हाँ देखिए, अब ये जो भी वो बोल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूएस में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। ठीक है, टैरिफ के कारण, जो टैरिफ गेम वो खेल रहे हैं ना, क्योंकि ट्रंप के बोल देने से नहीं होगा ना, जो भी बोलेंगे उसको उनको पास कराना पड़ेगा। सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे उससे पास कराना पड़ेगा। और ये जो टैक्स कट का बिल था ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सिर्फ एक वोट से पास हुआ है। ठीक है, तो अगर वहाँ जो भी ना मेंबर ऑफ सीनेट हैं या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनको लगे अरे यार ये तो कुछ भी कर रहा है,
जो कि कंट्री के लिए शायद अच्छा ना हो सकता है कि वो ट्रम्प के पार्टी के ही हो, फिर भी वो अगेंस्ट वोट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टैरिफ गेम है ये ज़्यादा लंबा समय नहीं चलेगा, ठीक है। मोस्टली धीरे धीरे ये कम होगा। बोलने का तो ट्रम्प कुछ भी बोल सकते हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो उनको हमें डिस्काउंट करके चलना होगा। तो यहाँ पे इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ट्रम्प ने बोला है कि नहीं फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है नंबर 1। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी फ्रंट पे भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव देखने को मिला है। एक तो पॉजिटिव है कि भाई जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो Q4 का जीडीपी ग्रोथ है वो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। तो वो माना जा रहा है कि अबाउट 7% के आसपास का आएगा Q4 का जीडीपी ग्रोथ रेट। 7% का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये एक सिग्नल दे रहा है कि भाई जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे इंडियन इकोनॉमी में वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहे हैं और इम्प्रूवमेंट आ रहा है ना। बहुत सारे पैरामीटर्स हमने देखा ना, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने देखा ना, सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ आपको पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन लगातार कम हो रहा है, जीएसटी कलेक्शंस ठीक ठाक चल रहा है। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ है, उसका फ़र्क भी पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट कट लगातार हो रहा है, आने वाले समय में और होगा। तो इसीलिए और आने वाले समय में देखेंगे कि पहले के मुकाबले, मैं ऐसा नहीं बोले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन पहले के मुकाबले आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट तो ये सब देखता है ना, पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। उसके बाद एक और पॉजिटिव न्यूज़ है कि आरबीआई ने 2.7 लाख करोड़ के आसपास का डिविडेंड अनाउंस किया कि भाई इस साल हम डिविडेंड देंगे इंडियन गवर्नमेंट को। तो आरबीआई डिविडेंड इंडियन गवर्नमेंट को क्यों देती है? तो देखिए आरबीआई जो है ना, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका ही है, पूरी तरह से ओन्ड है ये, ठीक है। तो आरबीआई को अगर जो भी फ़ायदा होगा उसका ऑफ कोर्स हिस्सा गवर्नमेंट मालिक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर आप डेटा देखें 2.7 लाख करोड़ तो बहुत ज़्यादा, अब तक का हाईएस्ट है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा दिया था डिविडेंड आरबीआई ने, 2.1 लाख करोड़, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है, 27% के आसपास ज़्यादा है। तो ये भी मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। क्यों पॉजिटिव न्यूज़ है? देखिए गवर्नमेंट के जब इतना ज़्यादा पैसा मिला है तो गवर्नमेंट का जो बोरविंग है, ठीक है, गवर्नमेंट आपको पता है ना कि हमारा खर्च ज़्यादा है और जो रेवेन्यू है कम है, तो गवर्नमेंट को बॉन्ड इशू करना होता है, उससे पैसा रेज किया जाता है, उससे कंट्री को चलाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही चलता है, ठीक है, इंडिया में भी होता है। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट के पास पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा तो जो बोरविंग है गवर्नमेंट का वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो बोरविंग आप कम करोगे तो उसके कारण आरबीआई के पास और भी लीवर होगा इंटरेस्ट रेट कम करने का। इंटरेस्ट रेट कम होगा सिस्टम में तो ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो और भी ज़्यादा लोन ले पाएंगी, ग्रोथ में वो ज़्यादा खर्च कर पाएंगी, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर और ज़्यादा लोन लेके खर्च कर पाएंगे। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट फॉर नॉलेज से ये भी बता दूँ, आप लोग लग सकता है भाई आरबीआई के पास कहाँ से पैसा आ जाता है, इतना सारा पैसा जो कि गवर्नमेंट को दे रहा है। तो देखिए आरबीआई बिल्कुल भी इसलिए नहीं बनाया गया कि प्रॉफिट कमा के गवर्नमेंट को दे, ठीक है। आरबीआई का काम क्या है कि भाई जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए बहुत सारा काम आरबीआई करता है। वही सब काम करने के दौरान ये प्रॉफिट मिल जाता है आरबीआई को, जो कि गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, ठीक है। पूरा पैसा नहीं दिया जाता है, आरबीआई अपने पास भी कुछ पैसा रखता है और बाकी का पैसा गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? तो देखिए इसके लिए समझना पड़ेगा कि आरबीआई करता क्या क्या है। तो आरबीआई का जो नंबर 1 काम होता है, या फिर गवर्नमेंट के ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स का नंबर 1 जॉब क्या है, वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। इन्फ्लेशन ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़ पाए, क्योंकि वो बढ़ा तो इकोनॉमी को ले बैठेगा, ठीक है। तो नंबर 1 है। उसके बाद फिर ग्रोथ को भी थोड़ा मैनेज करना है कि भाई ठीक ठाक से ग्रोथ रेट चलता रहे। तो इन्फ्लेशन, ग्रोथ, इस सबको मैनेज करने के लिए आरबीआई ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता घटाता है। जब प्रॉब्लम दिख रहा है तो इंटरेस्ट रेट कम करने लगेगा, उससे ग्रोथ वापस आ जाएगा। और जब लग रहा है कि नहीं भाई इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैनेज करता है आरबीआई, और लिक्विडिटी के थ्रू भी मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद करेंसी मार्केट में वो थोड़ा इंटरफेयर करता है कि डॉलर के मुकाबले या दूसरे करेंसीज के मुकाबले जो रुपी है वो थोड़ा स्टेबल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे उसका काम है। उसके बाद बैंकर टू सेंट्रल बैंक काम करता है, क्योंकि गवर्नमेंट, मैंने बताया ना, उसको पैसा रेस करना पड़ता है देश चलाने के लिए। तो पैसा रेस कैसे हो, तो आरबीआई वो काम करता है। आरबीआई बॉन्ड्स इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। टी बिल शॉर्ट टर्म के लिए, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, इस तरह का बॉन्ड इशू किया जाता है, ये हो गया। उसके बाद नोट प्रिंटिंग का काम होता है, ठीक है। तो ये सब काम है, इसी में आरबीआई को पैसा कहाँ बनेगा। जैसे करेंसी स्टेबिलिटी के लिए ना
वो कई बार आपने सुना होगा कि आरबीआई डॉलर बेचता है, ठीक है, ताकि रुपये को स्टेबल किया जा सके। तो डॉलर, पहले आरबीआई के पास डॉलर है, ठीक है, सस्ते रेट पे डॉलर खरीदा, उसके बाद डॉलर बेचा महंगे रेट पे, तो इससे उसको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कैसा हो गया। उसी तरह से लिक्विडिटी जब इन्फ्यूज करता है उसमें थोड़ा बहुत पैसा बना दिया। नोट प्रिंटिंग, क्योंकि नोट जो प्रिंट करने का खर्चा है वो तो कम आता है ना, और रियल में जो नोट आ रहा है जिसका हम वैल्यू देते हैं उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, फेस वैल्यू ज़्यादा होता है, लेकिन प्रिंटिंग का कॉस्ट कम होता है, तो यहाँ पे वो पैसा कुछ कमा रहा है। उसके बाद जब बॉन्ड इशू कर रहा है उसमें थोड़ा पैसा कमा रहा है। उसके बाद बैंक्स भी आरबीआई से कभी कभी पैसा लेते हैं ताकि अपना काम सही से कर सके, उसमें भी आरबीआई को थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। तो आरबीआई इस सब तरीक़ों से, और प्लस जो भी आरबीआई का पूरा कॉर्पस है उसमें ना यूएस बॉन्ड्स में जैसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यूएस बॉन्ड से इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो भी पैसा है। गोल्ड में अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो गोल्ड का वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो वैल्यूएशन है ना, जो आरबीआई का पैसा वो भी तेज़ी से बढ़ेगा उसके कारण। इसके बाद एक और बड़ा न्यूज़ है कि इंडिया वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, ठीक है। नंबर 1 इकोनॉमी कौन सा है? यूएस का जीडीपी कितना है? अबाउट 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, 3030। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा है? चाइना का जीडीपी कितना है? रफली अबाउट 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, 2020। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? जर्मनी का जीडीपी कितना है? अबाउट 4.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और फोर्थ है इंडिया का है अबाउट 4.2, टू बी प्रिसाइड अबाउट 4.18, सो 4.2 के रफली बोलिए, 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। उसके बाद जापान रफली इतना ही है, थोड़ा सा कम है। आने वाले 2.5 से 3 साल में उम्मीद है कि इंडिया जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा, दैट इज़ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड बन चुका होगा। उसे बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। इससे भी बड़ा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है कि उम्मीद है कि 2047 तक इंडियन इकोनॉमी अबाउट 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इकोनॉमी बन चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग को कुछ डाउट होगा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा ना। मतलब इंडिया का जो फर्स्ट 1 ट्रिलियन बना था ना, वो 2007 में बना था, ठीक है। अबाउट 60 ईयर्स लगा था, 1947 में आज़ाद हुए थे, ठीक है। 60 ईयर्स में हमारा 1 ट्रिलियन बना था। उसके बाद 2 ट्रिलियन बनने में सिर्फ 7 ईयर्स लगा था, ठीक है। 2014 में हम 2 ट्रिलियन के इकोनॉमी बन गए। उसके बाद 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में सिर्फ 4 ईयर्स लगा था, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन बनने में देखिए टाइम काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है ना। आपको बोला जाता है ना कि पहला 1 करोड़ जो है वो बनाने में बहुत मुश्किल होगा आपको। एक बार 1 करोड़ बन गया तो उसके बाद आपका पैसा बहुत तेज़ी से बनेगा। रीज़न यही है कि बेस कितना है। अब जैसे किसी को 1 लाख से 2 लाख बनाना है, ठीक है, उसको मान लीजिए कि 5 साल लग रहा है 1 लाख से 2 लाख बनाने में, ठीक है। तो 5 साल में 1 लाख उसका बना। लेकिन मान लीजिए किसी का 1 करोड़ है, ठीक है, तो 5 साल में वो 2 करोड़ बन जाए तो 1 करोड़ बन गया। इसीलिए बोला जाता है बेस आपका कितना बड़ा उस पर डिपेंड करता है। तो इंडिया का बेस अब बड़ा हो गया, 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का हमारा बेस है। तो यहाँ पे 1 ट्रिलियन बहुत जल्दी ऐड होता जाएगा और हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बोला जा रहा है कि एवरी 1.5 ईयर्स रफली अगर हम अच्छा ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाएँ तब हम 1 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी में ऐड करते रहेंगे और 2032 तक हम 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का बन चुके होंगे और 47 तो अबाउट 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव है। प्लस गोल्डमैन सैक्स ने ये भी प्रेडिक्शन किया है कि 2075 तक हम वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। यूएस को भी हम पीछे छोड़ देंगे, उस समय चाइना ऊपर होगा, 2nd हम होंगे और 3rd यूएस होगा। बट हाँ, उम्मीद तो ये है कि जो गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन उससे पहले ही हम कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूएस में जो कुछ चल रहा है लगता है कि उसका जीडीपी ग्रोथ रेट और कम होगा, तो उसका एडवांटेज इंडिया को मिलेगा और शायद इंडिया थोड़ा और पहले हो। चाइना भी देखें ना, पहले कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा था, उसका भी ग्रोथ रेट बहुत कम हुआ है, ठीक है ना। और इंडिया अभी भी रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सब जो भी फिगर्स है थोड़ा पहले हम अचीव कर पाएंगे। बट देखते हैं। यहाँ ऑफकोर्स एक इशू ये आता है ना, पर कैपिटल इनकम, क्योंकि हमारा देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक का अगर आप डेटा देखेंगे ना, तो भाई उन हाई इनकम कंट्री उसको बोला जाता है, क्योंकि एवरी ईयर एनुअल जो पर कैपिटल इनकम है अबाउट 14,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा अगर किसी कंट्री का होना, 14,000 यूएस डॉलर, तब उसको बोलेंगे हाई इनकम। तो हमारा बहुत टाइम लगेगा। अभी आईएमएफ का डेटा देखेंगे ना,
लेटेस्ट वन तो हमारा 2878 है, बहुत नीचे है ना, रैंक वाइज 136 वर्ल्ड में। लेकिन हाँ, मतलब अगर रैंक कम है इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर नहीं जा सकते हैं। जैसे हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, किसी को 1 करोड़ बनाना है, किसी को 5 करोड़ बनाना है, अभी पैसा कम है, तो उसका ये मतलब नहीं भाई 1 करोड़ तो बनेगा नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें, ठीक है। वही चीज़ है, आज़ादी के समय किसने सोचा था कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो इस तरह से सबको एफर्ट लगाना है, अगर सही तरीके से एफर्ट लगाएंगे तो ऑफकोर्स वो भी होगा, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन होगा। और ऑफकोर्स बैठना तो नहीं है ना, बैठ जाएंगे तब तो कभी नहीं होगा, तो एफर्ट लगाते रहना है, ठीक है। तो ये सब कुछ गुड न्यूज़ था, बहुत अच्छा गुड न्यूज़ इनफैक्ट। और इंडियन इकोनॉमी ऑफकोर्स मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ ना कि भाई आपको ट्रेजेक्ट्री देखना है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे तो डेली बेसिस पे करेगा, ठीक, वो अलग चीज़ है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ट्रेजेक्ट्री देखिए कि भाई देश आपका या फिर कंट्री का जो इकोनॉमी है किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं मोस्टली पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो इशू नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म तो ऊपर नीचे वो तो न्यूज़ बेस्ड है, ट्रंप अगर फिर से आज कुछ बोल देंगे फिर से गिर जाएगा मार्केट कल, वो अलग चीज़ है, ठीक है। हमें ट्रेजेक्ट्री देखना है कि भाई मीडियम टू लॉन्ग टर्म मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। कुछ आप लोग के क्वेरीज हैं जिसको मैं आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक तो 56 ईयर्स ओल्ड है ना, तो आप बोलते हैं किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, ये अगेन अब एज जैसे से ज़्यादा होना वैसे वैसे शॉर्ट टर्म जो स्मॉल कैप और मिड कैप का पोर्टफोलियो है उसे कम करते जाएं, ठीक है। जनरल बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, रफली मैं बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखिए जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाए ना, और जैसे जैसे पेंशन लेने के एज पे आते जाए ना, 60 प्लस उस तरफ, तो ट्राई करें कि भाई जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो आप हाइब्रिड फंड से थोड़ा ज़्यादा लें, लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आप थोड़ा ज़्यादा रखें। उसके बाद प्योर इक्विटी जाना है तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में एक्सपोजर लें, ठीक है। स्मॉल कैप मिड कैप अवॉइड करें तो अच्छा होगा, ठीक है। लेना भी है तो फ्लेक्सी कैप से थोड़ा बहुत एक्सपोजर लें। सेक्टर फंड थीमेटिक फंड को भूल जाएं, ये सब टच भी ना करें आप, ठीक है। तो ये रहेगा, इक्विटी का एक्सपोजर बिल्कुल लें, मना नहीं है, लेकिन लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप या फिर हाइब्रिड फंड लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के थ्रू या फिर मल्टी एसेट फंड के थ्रू थोड़ा बहुत उस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली थोड़ा क्लैरिटी आपको मिला होगा। अगर एग्जैक्टली ना प्रिसाइज कोई क्वेश्चन है तो वो मेंशन कर सकते हैं, वो भी मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का। उसके बाद है कि ना किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न बन चुका है, ठीक है, लाइक 3 ईयर से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका ऑलरेडी 15-20% का रिटर्न बन चुका है, तो मतलब क्या करना चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, और पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ सालों तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो आइडियली हमें पैसा छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तभी होना चाहिए जब आप अगले कुछ सालों तक इन्वेस्टेड रहेंगे तब। अब मान लीजिए आपने 3 साल का पैसा रखा हुआ है, पैसा रिटर्न अच्छा खासा आ रहा है, अगले साल आपको पैसे की ज़रूरत, तब तो आप ज़्यादातर पैसा निकाल लेंगे ना, ठीक है, ये ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, अगेन 3-4 साल 5 साल तक आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तब तो आइडियली में छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ना, कि आपने डिसाइड किया कि ठीक है 4-5 साल में छोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही आपने डिसाइड किया अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में मार्केट बुरी तरह से गिर गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने सोचा है कि भाई 3-4-5 साल तक मैं छोड़ूंगा, तो गिरा है, ठीक बात है, फिर से वापस आपके रिटर्न्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना है। ऐसा नहीं कि भाई आपने डिसाइड किया उसके बाद 2-3 महीने बाद पैसा गिर गया तो आप हैरान परेशान कि अरे मैं निकाल लेता तो अच्छा होता, इस तरह का मेंटालिटी है तो निकाल लें, ठीक है ना, क्योंकि पीस ऑफ माइंड भी ज़रूरी है ना। तो आई होप आपको पता चल गया होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। इसके बाद एक और क्वेरी है कि मेरा एज अभी 28 ईयर्स है, मेरे को कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, ठीक है, सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट या फास्ट एंड रिस्की अप्रोच जो मेरे को जल्दी से जल्दी सो कॉल्ड अमीर बना देगा ठीक है, इस तरह का क्वेरी है। तो देखिए, अगेन आपको रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कीजिए कि भाई कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे फ्री मिल जाएगा, जाके करके देख लें, ठीक है। उससे पता चलेगा अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, मार्केट गिर गया तो 1 लाख बन गया, आपको 80-90 हज़ार बन गया, कभी कभी 70 हज़ार बन गया, तो उस समय आप डर कर भागेंगे नहीं। अगर आपको लगता है नहीं ये मैं नहीं झेल पाऊंगा, प्रिंसिपल अमाउंट ही कम हो गया, तब इक्विटी में नहीं जाए, सिंपल है, तब आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स में हैं। अगर आप झेल सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं ना, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि गिर के वापस भी आता है, ऐसा तो नहीं कि गिर के रह जाता है, लेकिन हाँ जब गिरेगा तो झेलना मुश्किल है। तो अगर आप झेल सकते हैं, मतलब कि हाई रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं, तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं।
तो वही देखिए, शुरू में ट्राई करें कि भाई लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप के लिए जाएं, देखें टिक पाते हैं कि नहीं। आप मार्केट तो डेली ऊपर नीचे होता है, तो अगर आप झेल पा रहे हैं, लगता है कि झेल पाएंगे, तो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे आप चाहें तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो इस तरह से जाएं, ठीक है। असल है आपका मेंटली आप कैसे प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, आप इमोशनली आप रेडी हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपका जब इमोशनल क्वोशेंट भी चेक करता है। इंटेलिजेंट क्वोशेंट से ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल क्वोशेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, नहीं स्ट्रांग है तो आप नहीं टिक पाएंगे। मार्केट 10-20% गिरेगा, आपका पैसा कम होगा, आप डर के भाग जाएंगे, लॉस होगा, ठीक है। तो खुद को आप देख ले कि भाई आप टिक पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पैसा ऐसे ही नहीं बनता है ना। पैसा बनाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है। तो अगर आप में हिम्मत है, आप टिक पाएंगे, गिरने के बाद भी टिक पाएंगे, तो अच्छी बात है, फिर मार्केट वापस आएगा। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा रखें, ठीक है ना। घटिया क्वालिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा डूब जाएगा, हमेशा ध्यान में रखें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर क्वालिटी अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में मोस्टली आपका पैसा जरूर बनेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।